एक लड़का है वो हमेशा से सोच रहा है कि उसे मेडिसिन लेनी है. Why you choose only medicine? Why not other branch? फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट चूज मेडिसिन, मेडिसिन चूज यू. मेडिसिन में मुझे ये अच्छा लगता है कि इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन. आप कितना अपना दिमाग यूज कर सकते हो, कितने आसानी से आप बिना इंटरवेंशन के चीज़ों को सही कर सकते हो. एक चीज़ है मेडिसिन रेसिडेंसी में जो कि बुक पढ़ने से नहीं मिलती. तो कंसल्टेंट ने उसके पैर के धागे से समझ लिया था कि इसको स्ट्रोक आया. मेडिसिन इज द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैं जिससे अपने इनसाइटफुल और पॉडकास्ट लाता रहूँ फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिकल फील्ड. Why you choose only medicine? Why not other branch? What was the reason behind it? See, the medicine is very complex subject. First of all, you don't choose medicine, medicine choose you. Exactly. It is a very complex branch. मतलब from the very beginning, I had very fond of solving the puzzles and all. I was very much into the video games and all. So it was very easy. Like in medicine also, we have to solve. Most of the diagnoses are very complex, involving many systems like respiratory. A patient came with deranged liver function test, deranged urea create, and now is having shortness of breath involving the respiratory system too. Now we have to think about it, how we should proceed. One by one we go through all the diagnosis, and at the end we reach a single diagnosis, and then patient get proper adequate treatment. Sir, that after you enter in a PG residency life, the starting phase, or as we talk about the first week or first month, so that what was that phase according to you? कितना हेक्टिक था और कितना आपको कुछ उसमें नया लगा, फिर एकदम कि हाँ कहाँ आ गया एकदम से? यार देखो, इंटर्नशिप में तो मैंने ना इतना पढ़ाई फोकस ही रहा था. मैं कभी इतना मेरा पोस्टिंग्स वगैरह इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था. तो शुरू के 1 महीना जब मैं आया तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे किसी ड्रग का डोज नहीं पता था. मुझे ये नहीं पता था कि वो आईवी कितने डोज में क्या जाता है, कौन सी चीज़ों में क्या देते हैं. तो बहुत ही टफ था शुरू का 1 महीना. तो मुझे लर्न करते करते ही बहुत ही टफ हो गया था मेरे लिए. केस शीट्स भी भरनी है आपको, फिर ऊपर से आपको ट्रीटमेंट भी आपको मेक श्योर करना है कि पेशेंट को सही लग रहा है, फिर साथ में कंप्लाइंस भी चेक करना है. तो ये बहुत सारे टफ थी. शुरू के 1-2 महीना बहुत ही टफ लगा कि कैसे करेंगे, कैसे होगा. पर फिर बहुत ही ईजी वे ढूंढ लिया था मैंने. सारे डिजीजेस को मैं पाइल अप कर लेता था. रोज रात को मेरा 2-3 बजे काम हो जाता था एडमिशन डेज पे. तो फिर 3 से 5 के बीच में मैं एक डायरी में पूरा ट्रीटमेंट लिख लेता था कि ये डिजीज है तो ये ऐसे ट्रीटमेंट देना है, ये डिजीज है. फिर धीरे धीरे विद द टाइम चीज़ें आसान होने लगी. 3 से 4 महीने में और चीज़ें आसान हो गई. फिर समझ आ गया कि कैसे करना है. पहले बहुत स्ट्रगल हुआ 2 महीना, फिर ईजी हो गया विद द टाइम. जैसे बात करूँ, जैसे पूरा थ्रू आउट अपन सुबह 8 या 9 बजे से जब से ओपीडी चालू होती है फिर पूरी नाइट तक, तो पूरा दिन के बारे में अगर मैं पूछूं, मेडिसिन रेसिडेंसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं थ्रू आउट डे, तो उसमें क्या क्या काम रहता है किसी भी पीजी रेसिडेंसी का, सुबह से शाम या फिर रात तक मैं बोलूँ काम? जैसे अगर अभी मैं जैसे PG2 से तो मुझे सबसे पहले जाके सुबह उठ के वार्ड्स के राउंड लेने. अराउंड 7:30 में पहुंच जाता हूँ वार्ड्स. फिर वार्ड्स के राउंड लेता हूँ. पेशेंट्स मेल और फीमेल दोनों साइड पे देखा. उसके बाद फिर OPD गया. OPD अराउंड 8:15 8:30 तक मैं पहुंच जाता हूँ. फिर 8:30 से अराउंड 2 बजे तक मैं उधर ही रहता हूँ. फिर मैं आके 4 बजे राउंड लेता हूँ. 2 से 4 में मैं लंच वगैरह करके अपना ब्रेक लेके वापस आता हूँ. 4 बजे फिर मैं राउंड लेना स्टार्ट करता हूँ. फिर अपने सीनियर्स को राउंड दिलाना. इसमें पूरा टोटल 8 साढ़े 8 हो जाते हैं. फिर 8:30 बजे से मोस्टली फिर सारे डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल कॉल्स वगैरह होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, वो अटेंड करना. उसके बीच में भी अगर कोई इमरजेंसी कैजुअलिटी आ जाए तो आपको वो भी अटेंड करना है. तो ये सब करके मैं रात का डिनर अराउंड 10:30 11 बजे तक करता हूँ. फिर उसके बीच में भी हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ से कुछ कॉल चल ही रहे होते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे वार्ड में आ गया है, कोई कॉम्प्लेक्स पेशेंट आ गया, उसको समझना, अपने JR1 को समझाना उसके बारे में. तो अराउंड 2 AM 3 AM सोते हैं. फिर 5 बजे 5:30 6 बजे उठ के वापस राउंड, फिर से 6 वापस वही 6 बजे से राउंड चलेंगे. तो फिर कंसल्टेंट को राउंड दिलाना, अपने JR3 को राउंड दिला के मतलब अराउंड 2:30-3 बजे फ्री होते हैं दोपहर में. फिर आप घर जाके 2 घंटा रेस्ट करके वापस आके शाम में वापस से मतलब अराउंड 2 और 3 आवर्स आपको मैक्सिमम मिलते हैं फॉर रेस्ट. हाँ, मैक्सिमम अराउंड मतलब अराउंड 48 आवर्स में आप 2 से 3 घंटा आप रेस्ट में मिलते हैं, वो भी JR2 होके. जैसे आप JR2, अभी जैसे अगर मैं JR1 की बात करूं तो क्या वो भी सेम था उसमें कुछ ऐसा? JR1 को भी ऑलमोस्ट सेम फॉलो करना होता है, लेकिन
थोड़ा सा उसका थोड़ा लोड ये होता है कि उसे कॉल्स करवाने हैं, उसे वाइटल्स लेने हैं। ऑल्दो वाइटल्स कोई कॉम्प्लेक्स पेशेंट आता है तो हम भी देखते हैं, पर मेनली उसका कंसर्न होता है वाइटल्स लेने का, मतलब प्राइमरी प्राइमरी वर्कअप वर्कअप उसी का पेशेंट रहता है। फॉर वर्कअप के हाँ, लिए। हम भी कुछ जो नया सीख रहे हैं वो हम्म। हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं उसमें। एज अ इंटर्न आपसे पूछें, फिर कोई नीट पीजी एस्पिरेंट, द मोस्ट एग्जॉस्टिंग पार्ट ऑफ मेडिसिन रेसिडेंसी, चाहे फिर वो फिजिकल हो या फिर मेंटली हो, आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा काम? मोस्टली हाँ। अगर JR1 हो तो आप फिजिकली ज़्यादा ऐसे रहते हो कि फिजिकल वर्कअप आपके पास ज़्यादा होता है, कि सोने को नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ आपको काम भी करना है, साथ में ये भी है कि पेशेंट से डील करना। गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ा डील पेशेंट से होता है, उसके अटेंडर से होता है। उन्हें समझाना और उन्हें डिजीज़ के बारे में उन्हें इतना पता नहीं रहता है, तो आप उन्हें बताते हो कि ये पेशेंट को है, ये बीमारी है, वो समझ नहीं पाते इतनी आसानी से। तो सबसे बड़ा डील वही रहता है कि उन्हें समझाना और फिर उन्हें बताना कि ये इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगी, वो होगी, क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती ठीक। बिल्कुल। उन्हें ये लगता है कि बस हॉस्पिटल आ गए तो हमें एक दिन में ठीक हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीजेज रहती है जो 7-7 दिन तक डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहे होते हैं, थोड़ा डिले होके धीरे धीरे बनते हैं। तो सर ऐसा कोई आपके पास इंसिडेंट, ऐसा कोई अटेंडर के साथ ऐसा हुआ हो कि वो मान ही ना रहा हो हाँ, और बहुत बार, पार्टिकुलर डिसीज, फिर भी सर बहुत ही बार। एक एग्जांपल जैसे एक पेशेंट थी 15 इयर्स या अराउंड 16 इयर्स की फीमेल थी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का केस था। तो वो इंट्यूबेटेड आते से ही वो उसे इंट्यूबेट करना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्निक थी। फिर एक टाइम पे मतलब वो उसका पीरियड अराउंड वो 30 डेज का स्टे उसका ICU में ही था। तो उस बीच में वो लगभग 4 से 5 बार उसे इंट्यूबेट एक्सट्यूबेट हुई, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रही होती थी, उसे एक्सट्यूबेशन किया जाता था। लेकिन क्योंकि ओपी पॉइजनिंग का एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पे ये होता है कि रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो जाती है, इंटरमीडिएट सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, उसमें लैंड अप कर जाता है पेशेंट, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे निकालना। फिर उसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट इतने ट्राई लिए, उसे बचाने की कोशिश की। एक टाइम पे उसके घर वाले ही हार मान गए थे, मतलब अराउंड मुझे याद है 15 डेज के बाद वो घर वाले बोले कि आप हमें इसे सौंप दो, हम घर लेके जाएंगे। मतलब तो वो मान ही गए थे, लेकिन फिर हम लोग ने उन्हें काफ़ी कन्विंस किया कि नहीं जाए, जैसे तैसे करके अपने ऊपर लेके कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 30 वो उसका 5th टाइम हमने एक्सट्यूबेट किया उसे, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम एक्सट्यूबेट किया। तो वो फिर उसके बाद फिर वो वार्ड में भी रही, 5 दिन हमें उसको वार्ड में भी रखना पड़ा। वो बिल्कुल सही होके गई, वरना वो ऑलमोस्ट उसके घर वाले तो उसे डेट कंसीडर कर ही चुके थे। दैट्स ग्रेट सर। वो बहुत ऐसे 2-4 बार ही हुए हैं, पर ये काफ़ी ऐसा चैलेंजिंग था ये वाला। तो मतलब इसके अलावा ये कोई ऐसा केस है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि हाँ यार, दैट आई एम अ डॉक्टर नाउ? कोई ऐसा पेशेंट आया हो कि बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी में आया हो, आपने फिर जैसे अभी केस बताया, इससे रिलेटेड कोई अदर केस? हाँ, ऐसे मोस्टली बहुत सारे केसेस में होता है ऐसे, जैसे बहुत ही यंग पेशेंट आ जाते हैं कभी कभी, जो कि उनको पता ही नहीं रहता कि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो फिर वो लैंड अप कर जाते हैं डायबिटिक कीटोसिडोसिस में। वो उन्हें घर वाले उन्हें भटक लेके इधर उधर जाते रहते हैं, सारे हॉस्पिटल्स विजिट कर रहे होते हैं, लेकिन वो पेरीफेरीज के हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। फिर पेशेंट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में आता है, फिर उसे वो हो जाते हैं वैसे रिवाइव, 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक होके निकल जाते हैं। तो वो बहुत ही ऐसे चैलेंजिंग और बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी भी ट्रीट हो जाते हैं, बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। बस एक ये रहता है कि नॉलेज होनी चाहिए। से जैसे आप अभी सेकंड ईयर मतलब PG2 हो, तो जैसे जो PG1 है या फिर जिसको मतलब PG2 के बारे में जानना हो एज कम्पेयर टू PG1 में, कि आपको PG2 में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए एज कम्पेयर टू PG1? सबसे बेसिक चीज़ ये कि जो इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को अलग से आपको समझ आना चाहिए कि ये पेशेंट जो है ये ICU रिक्वायरमेंट वाला है या वार्ड रिक्वायरमेंट है इसकी। जैसे सबसे बेसिक चीज़ ये कि आपको ECG समझ आना चाहिए। जब आप ये ट्रांजिशन फेज होता है कि आप JR1 से JR2 में जा रहे होते हो, तो उस टाइम आपको हर एक ECG के बारे में थोड़ा थोरोली पढ़ना पड़ता है और समझना होता है कि कौन सा ECG में क्या है, क्योंकि एक कार्डियक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है पेशेंट के लिए। तो एक ECG के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, साथ में फिर बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं यार, मतलब रेस्पिरेटरी रेट हो गया, सेचुरेशन, BP, वाइटल्स। जैसे कभी कभी पेशेंट का सेचुरेशन बहुत ही अच्छा आ रहा है, 94-95 आ रहा है, लेकिन पेशेंट बहुत डिजनिंग है, उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स जो है, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो गई है। बहुत बार ऐसे होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि पेशेंट का सेचुरेशन तो अच्छा है, लेकिन पेशेंट तो फिर हम लोग वार्ड में ही मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आपको
वेंटीज की रिक्वायरमेंट होती है, Requirement। बाइपेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको देखना होता है और पैरामीटर्स भी की रेस्पिरेटरी रेट क्या है, कई एसेसरी मसल्स तो यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें भी होती है। उसके अलावा फिर जैसे बहुत ही सारी मतलब कोई पेशेंट बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग के साथ आया तो आपको हर चीज़ देखना है उसके लिए। बायलेटरल लोअर लिम्ब कार्डिक भी हो सकती है, आपका किडनी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपका लीवर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो बिल्कुल सकता है, उसे रूल आउट करना उसी टाइम हो जाना चाहिए, मतलब हिस्ट्री के बेसिस पे इतना आपको समझ आ जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे सक्सेसफुली आप मान सकते हो कि JR1 आपका कंप्लीट हो। जैसे अभी आप PG2 आपकी PG बने आपके साथ को PGs भी आए होंगे आपके साथ, तो मतलब उनका कितना रोल रहा है आपकी PG रेसिडेंसी में? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एज अ सिंगल पीजी हो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि को पीजीज का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। कभी इतनी हेक्टिक ड्यूटीज़ हो जाती है कि फिर वो उसका सपोर्ट रहता है कि चल मैं 1-2 घंटा देख लूँगा, तू जाके रेस्ट कर ले, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेसिंग की तरह हो जाता है हमारा। और साथ में फिर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्वॉल्व है जिसमें हमें आधा आ रहा है, लेकिन वो उसे आता है तो वो सिखा Exactly। देता है। स्पेशली हम लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में, जैसे इंट्यूबेशंस वगैरह में कोई डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है तो बहुत टाइम पे आपका ऐसा रहता है कि आपको इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो स्टार्टिंग में, तो वो रहता है तो वो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंट कि देख जाएगा, चला जाएगा, ऐसे मतलब वो विद इन सेकेंड्स का खेल होता है, बिल्कुल सर। 15 से 20 सेकंड का। लेकिन अगर आपका को भी आपके साथ खड़ा है तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कॉन्फिडेंस रहता है। और आप ऐसे रहते हो कि अब हो जाएगा, मतलब वो खड़ा है तो। स्पेशली सेंट्रल लाइंस में भी हम लोग स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे होते थे PG1 में, तो वो भी अगर वो खड़ा रहता है तो बहुत आसान हो जाता है ये सब चीज़ें मैनेज करना। सर मतलब बहुत से लोगों के पीछे मिथ है कि जो मेडिसिन होती है वो एज अ बुक ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब बुक पढ़ना ही पढ़ना है या फिर कुछ प्रोसीजर भी है आप लोगों के पास जो PG रेसिडिंग आपको करने को मिलता है? बुक करना मतलब बुक तो पढ़ना तो है ही, मेडिसिन में मतलब पढ़ाई ही है, कोर पढ़ाई है। उसके अलावा फिर आप ये भी तो देखो कि आपको इतना रिवॉर्डिंग होता है, एक मेडिसिन का पेशेंट बिना कोई इंटरवेंशन के अगर सही हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि आपको बिना कोई इंटरवेंशन, मेरे लिए खुद के लिए एक स्ट्रगल है, मतलब आप जैसे सर्जरी लेते हो तो आपके लिए एक अलग फिर एक स्ट्रगल है कि आपको एक नया स्किल सेट पे मास्टरी करनी है। बिल्कुल। उसमें आपको ये भी रहता है कि मेरा हाथ शिवर ना करे, मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो फिर उसके पीछे फिर ये भी रहता है कि अगर कोई पेशेंट बाद में जाके कॉम्प्लिकेट होता है तो आपको बड़ा रिग्रेट होता है। मेडिसिन में मुझे ये अच्छा लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन, आप कितना अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो, कितने आसानी से आप बिना इंटरवेंशन के चीज़ों को सही कर सकते हो, पेशेंट आपका बढ़िया ठीक होके जाएगा। और वही अपने आप में रिवॉर्डिंग है कि आपने कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करके कितना कॉम्प्लेक्स पेशेंट जिसका सब कुछ दे रहे था, मतलब मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, यूरिया, क्रिएट, LFT सब एकदम स्पाइक पे थे, और फिर आफ्टर जो आपको वो घर जाता हुआ दिखता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे कि बढ़िया रहा, मतलब अच्छा रहा जो भी। कोई एक इंटरवेंशन जो आपने मतलब सबसे पहले करा हो? सबसे पहला मतलब हमेशा थ्रिल तो हमें, जैसे फर्स्ट ईयर आए थे इनिशियली तो हमेशा इंट्यूबेशन का ही थ्रिल होता था, कि वो ऐसा लगता था कि वो एकदम लाइफ सेविंग है। अगर आपने कोई पेशेंट को डिज्नी पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया तो विद इन आवर्स उसके रिस्पॉन्स आना चालू हो जाते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स पेशेंट की साइड से। सेकेंड होता है सेंट्रल लाइन इंसर्शन, वो हमें बहुत क्रेज रहता था मिड ऑफ द फर्स्ट ईयर में कि यार सेंट्रल लाइन अपने सीनियर्स को डालते हुए देखते थे, क्योंकि कोई भी पेशेंट शॉक में आता है तो आप उसे पेरिफेरल लाइन से रिवाइव नहीं कर पाओगे, बहुत टफ होता है। सेंट्रल लाइन से बहुत ही ज़्यादा जल्दी पेशेंट रिवाइव हो जाता है मोस्टली, हमने देखा है। फिर हीमोडायलिसिस कैथेटर डाल के कोई भी पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, आपके पास यूरेमिक एन्केफेलोपैथी में यूरिया क्रिएट एकदम बड़े बड़े, फिर आपने उसे डायलिसिस पे लिया तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो तुरंत इंप्रूव हो जाते हैं, विद इन 7 to 10 डेज में इंप्रूवमेंट दिखता है आपको। तो शुरू में तो सेंट्रल लाइन, लंबर पंचर, इंट्यूबेशन इन्हीं का क्रेज था, मतलब फिर जब हैंड्स ऑन काफी अच्छा मिलने लगा तो फिर ऐसे हो गया कि अब वो भी हाँ ठीक है, मतलब अभी मतलब मास्टरी हो गई एक तरह हाँ, से मतलब सभी चीजों पे, सबकी हो जाती है। सारा मेडिसिन जो भी एक मेडिसिन रेसिडेंट है उसकी इन सब पे मास्टरी हो ही जाती है पूरे PG लाइफ में हमेशा। सर बाकी अगर मैं पर्सनली अपना एक सवाल पूछे से, कौन सी एक चीज़ है मेडिसिन रेसिडेंसी में जो कि बुक पढ़ने से नहीं मिलती, मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ क्योंकि हाँ जिसमें बुक का रोल बहुत कम है? एम्पैथी पेशेंट के लिए, कि आप कितना ज़्यादा ये सब चीज़ें रखते हो पेशेंट के लिए, पेशेंट की केयर वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे अननोन पेशेंट्स आते हैं, पर वो एम्पैथी ऐसी है जो आप बुक से डेवलप नहीं कर सकते। अगर वो आपके पास होगी तो आप हमेशा पेशेंट का बेनिफिट, ऑल्दो सारे डॉक्टर्स बेनिफिट ही सोचते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है थोड़ा सा, कि हम लोग अपने जो ड्यूटी आवर्स रहते हैं उसको
भी कॉम्प्रोमाइज़ करके, जो हमारा सोने का टाइम रहता है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि पेशेंट के लिए एम्पैथी है तो आप हमेशा ऐसा होता है कि चलो हम कर देते हैं अपनी साइड से। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट की कुछ चीज़ों पे अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती, सारी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पाती, जो जिसके लिए थोड़ा बाहर का थोड़ा भी लगता है। तो अगर एम्पैथी होती है तो हम अपना भी थोड़ा इनपुट दे के कहीं न कहीं पेशेंट का बेटर सोच के करते हैं, तो वो बुक से ही नहीं आ सकती, मतलब वो तो हमेशा आपको अपने अंदर से ही आएगा। सो नाइस सर। कम से कम जो अफोर्ड नहीं कर पाए एटलीस्ट हाँ। उसके लिए अपन जितना हो सके अपनी तरफ से हाँ। अपन आप करते रहे। करना चाहिए, मतलब मैं तो बिल्कुल मानता सर, हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि दैट्स फिर गुड। उससे आपको बाद में जब वो ठीक हो जाता है तो ऐसा होता है कि आपको उसकी खुशी में ही सही लगता है कि ठीक है, बिल्कुल। बढ़िया है, मतलब और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है कि यार कुछ अच्छा कर लिया लाइफ में। यस सर। मैं अब आपकी रेसिडेंसी के थ्रू आउट रेसिडेंसी आपकी वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं, रिलेटेड टू अबाउट योर पेरेंट्स, योर लाइफ, योर लव लाइफ और समथिंग अराउंड यू। वर्क लाइफ बैलेंस होता ही नहीं मेडिसिन में, भूल ही जाओ, मतलब मेडिसिन ले रहे हो तो वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। मतलब आप अपने पेरेंट्स को बोल के ही आ जाओ जब आप रेसिडेंसी ज्वाइन कर रहे हो कि अभी थोड़े साल ना भूल ही जाना, मतलब ऐसे भूलना मतलब कि मेरे को टाइम इतना नहीं मिल पाएगा, जितना मिलेगा फिर भी मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, बात करने का मिल जाता है। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर करके रखा है सब चीज़ों को कि टाइम नहीं मिल रहा है, ये मिलता है टाइम, 2-4 घंटा आपका ऐसा रहता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तो उसमें आप बात कर सकते हो और थोड़ा सो लो। थोड़ा रेसिडेंसी में ये भी है ना कि अगर आप अभी स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर कब स्ट्रगल करोगे? एग्जैक्टली सर, बाद में तो फिर ठीक ही है, सबको सबका सब कुछ ठीक हो जाता है बाद में, लेकिन ये रेसिडेंसी में आप जितना आप मेहनत कर लोगे फिर बाद में उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी आपको, वरना फिर इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जितने ज़्यादा केस देखोगे, जितने ज़्यादा पेशेंट देखोगे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर लोगे, उससे हमेशा ये रहेगा कि एक कॉन्फिडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा कि यार मैंने तो अपनी एडमिशन डे पे 60 पेशेंट एडमिट होते देखे, तो अब तो मेरे पास चाहे 45 आ जाए, 30 आ जाए, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं डील कर लूंगा सबसे। नहीं फिर भी सर, अगर जैसे आप किस टाइम पर मैक्सिमम फ्री होते थे, जैसे कि हाँ रात को, सुबह, शाम, जब आप थोड़ा अपने आप को रेस्ट कर पाते ड्यूरिंग? हमेशा सबसे अच्छा दिन प्री एडमिशन वाला रहता था, कि एडमिशन के एक दिन पहले वाला दिन, क्योंकि उसमें आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट भी वार्ड्स में कम होते थे, या आईसीयू में भी जाओगे तो आपके पास पेशेंट्स कम हो रहे होते थे। लेकिन फिर उसके बाद वो प्री एड वाली एक रात रहती थी जिसमें आप टाइम से घर पहुंच जाते थे, अप्रोक्स जैसे टाइमिंग 8 बजे की है तो आप 8 बजे घर पहुंच जाते थे रात में, फिर रात से फिर सुबह के 7 बजे तक आपके पास टाइम है। मतलब किसी पर्टिकुलर जो नीट पीजी एस्पिरेंट है अभी, जो नीट पीजी देने वाले हैं, तो उनके लिए आपकी क्या पर्टिकुलर एडवाइस रहेगी, अगर वो मेडिसिन आगे फर्दर फ्यूचर में चूज़ करना चाह रहे हैं, और जो नहीं करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या रहेगी, मतलब वो क्यों अदर ब्रांच चूज़ ना करें, अगर मेडिसिन कर रहे हैं तो क्या सोच कर करें? उनके लिए मतलब आप बोल दो उन्हें कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस तो आपका हमेशा प्रॉपर नहीं रहेगा। मतलब कुछ जैसे चीज़ें ऐसी माइंड में, हाँ अगर मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, जैसे मुझे भी कल मेडिसिन ले रही है, कुछ चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए रिलेटेड टू मेडिसिन। वही, जैसे कि आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। वैसे मेडिसिन, सर्जरी ये हमेशा हेक्टिक ब्रांच रही, ऑब्स गाइनी, इनमें ऐसा एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच इसमें थोड़ा आपको टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई सा भी ईयर हो, क्योंकि हमेशा कैजुअलिटीज़ आती ही रहेगी, आप रोक ही नहीं सकते उस चीज़ को। तो ये चीज़ तो है कि वर्क लाइफ बैलेंस आप भूल जाओ कुछ समय नहीं, पूरे टाइम के लिए, क्योंकि हमेशा लर्निंग। और दूसरी बात है कि आपको मेडिसिन पूरा लर्निंग बेसिस पे ही रहेगा, पूरी लाइफ टाइम आपको आप मास्टरी कर ही नहीं सकते कि मैं आपको पूरा, सीखते रहना हाँ ही है, सीखते ही रोज रहना है, सीखना पढ़ते है। रहना है, सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, वही चीज़ रहेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेडिसिन, मतलब मैं तो पर्सनली इसलिए लिया क्योंकि मैं चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता हूँ। दूसरा मतलब ऐसा है कि एक एंड टर्मिनल आ ही जाता है कहीं ना कहीं सेचुरेशन, लेकिन मेडिसिन में हमेशा कभी सेचुरेशन आ ही नहीं सकता आपका, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग चैलेंज है, हर एक पेशेंट की अलग अपनी प्रॉब्लम्स है, हर एक पेशेंट का एक अलग ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा, आप बोर हो ही नहीं सकते मेडिसिन से कभी न कहीं ना कहीं। और सारे पेशेंट हॉस्पिटल के, आप मानो या मत मानो, मेडिसिन के पेशेंट होते ही है, हर किसी को कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ, मेडिसिन पूरे कुछ ना कुछ रोल रोल होता है होता है, उस सारे पेशेंट पेशेंट, कोई भी आप पूरे हॉस्पिटल में ले लो, कभी नहीं होगा कि मेडिसिन की साइड से आपको क्लियर मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ मेडिसिन की साइड से बाय डिफॉल्ट उसका रहेगा प्रॉब्लम। तो वो ऐसा है कि पेशेंट इनएविटेबल रहेंगे, प्रॉब्लम्स इनएविटेबल रहेगी, डिजीजेस इनएविटेबल है, तो आप हमेशा बिजी रहोगे लाइफ टाइम, वो चीज़ है। और हमेशा लर्निंग रहेगा, तो उन्हें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं सोच सकते कि अब मैं बस कब बंद करूँ अपनी पढ़ाई और मैं कब इस पे फोकस करूँ क्लिनिकल पे, पर वो दोनों को मिक्स करके ही चलना पड़ेगा आपको एट द एंड। तो फिर भी मतलब कुछ लोग अगर एक चीज़ सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो एटलीस्ट वो अपना एक पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू क्लियर हो कि हाँ, माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेडिसिन लेने से पहले, मैं तो बता रहा हूँ कि माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बस मुझे ये लेनी है,
तो मुझे इसे करके रहना है मतलब, और लाइफ टाइम आपका स्ट्रगल चलते ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। सर ऐसे जैसे आप PG1 में, अभी PG2 में हो, PG1 में जैसे आते थे, कल सुबह मान के चलो आपको एक रात पहले या फिर कल कंसल्टेंट का राउंड है, उससे पहले आपको मतलब कुछ केस से रिलेटेड या कुछ भी पेपर वर्क है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ती थी, ताकि जो कंसल्टेंट है कम से कम उसका एक डर बना रहे, मतलब ना बने कि हाँ सर मुझे आकर उस चीज़ पर डांट ना दें या उसके कुछ बोल ना दें, तो वो कम से कम वो काम पहले मैं करके रखूँ। तो वो काम, ऐसे कुछ काम बताइए जो क्या कंसल्टेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पूरा थ्रू आउट होना चाहिए केस के अकॉर्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्सरे और ECG, आप पेशेंट का अगर आप अपने कंसल्टेंट को दिखा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस पेशेंट के एक्सरे में ये फाइंडिंग है, इसके ECG में ये है, कुछ चीज़ें जो डिरेंज है तो आपको पता होनी चाहिए कि सर इसका ये सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज़ें डिरेंज है। क्योंकि कंसल्टेंट का हमेशा ये रोल रहेगा कि वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को है क्या, तो आप कंसल्टेंट को राउंड दिलाते समय बता पाओ, तो वो गाइडेंस और अच्छा, थोरो और प्रॉपर मिल जाता है फिर उससे हमेशा। और आपको हर रिपोर्ट्स, हर पेशेंट का एग्जामिनेशन से अच्छे से देखना है पेशेंट को, क्योंकि हर एक पेशेंट अपने आप में एक हिडन कुछ ना कुछ होता ही है पजल, मतलब उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। पेशेंट अगर आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया तो पक्का उसके अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होंगे, पहले आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम, फिर आप एक सिस्टम पे पहुंचोगे। वो एक्सरे ECG ये सब हेल्प आउट करते हैं आपको, और साथ में आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी एक अपनी कहानी है कि ये वाला सिस्टम इन्वॉल्व है, ये वाला है। असाइटिस भी बहुत अलग अलग रीजन से हो सकता है, पैरों में सूजन अलग रीजन से, सांस लेने में तकलीफ एक अलग रीजन से, कोई पेशेंट को कॉजेस हो सकती है कोई पर्टिकुलर चीज की। तो वो ही है कि आप रूल आउट करते करते पहुंचते हो। तो एट द एंड आपको अपने कंसल्टेंट को इतना तो कर लेना चाहिए कि आप उसे सिस्टम इन्वॉल्वमेंट बता दी, मतलब ऐसे कि आपको ECG और एक्सरे और बाकी फाइंडिंगों से ये सिस्टम इन्वॉल्व ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस, तो उस हिसाब से फिर आप आगे देख सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको जैसे कोई आपकी तरफ से कुछ काम कम रह गया हो, कमी हाँ, रही किसी बहुत काम बार में, तो मतलब पेशेंट सबने फिर अपनी सुबह आके बहुत डांटा, उस दिन तो पूरा दिन ही खराब चला गया। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट अपनी हिस्ट्री हमेशा ज़्यादा चीज़ें बताता नहीं। आप हमेशा हिस्ट्री से स्ट्रगल करोगे करोगे, चाहे सेकंड ईयर हो जाए, थर्ड ईयर हो जाए, थर्ड ईयर में बस एक्सपीरियंस और सेकंड ईयर में भी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, तो आप हमेशा हिस्ट्री निकाल लेते हो पेशेंट से। जैसे एक बार हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, हमारे कंसल्टेंट तो सब कुछ बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से जानते हैं, तो एक पेशेंट अपनी हिस्ट्री छुपा रहा था, उसने बताया नहीं था, तो कंसल्टेंट ने उसके पैर के धागे से समझ लिया था कि इसको स्ट्रोक आया था, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग थे वो पैर में धागा मानते हैं, काला धागा। तो सबसे पहले हमने सब कुछ बताया कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट ने बोले कि कोई पुरानी कोमोर्बिड कंडीशन, तो हम लोग नहीं बताया क्योंकि उसने पेशेंट ने नहीं बताया था। फिर सर ने सीधे धागे से पूछा ये धागा क्या लकवा लगा था क्या पहले, मतलब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, क्या स्ट्रोक हुआ था पहले, तो वो पेशेंट ने तुरंत बोल दिया हाँ हुआ था। तो फिर वो हमारी तरफ देखने लगे कि कैसी हिस्ट्री ली है, फिर वो पूरा हो जाता है कि एक लूप बन जाता है फिर, कि आपको भी डर लगता है हमेशा कि अब ये वाला पार्ट ना छूटे आपसे, तो लर्निंग हमेशा ही रहता है, ये भी एक लर्निंग ही था अपने आप में। सर बाकी जैसे कोई, जैसे मैंने पहले बात करी इमरजेंसी के थ्रू, या फिर कोई वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इमरजेंसी आई जिसके थ्रू आउट आप गए हो, जिसके देखने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा यार ये, मतलब केस आया हो, चाहे वो कैजुअलिटी में कॉल का आया हो या फिर वार्ड में आया हो या फिर ICU MICU वगैरह, उस कंडीशन में ऐसा कोई केस? सबका अपना एक रिस्पॉन्स है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो पेशेंट के रिगार्डिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पेशेंट ज़्यादा आ रहे तो डरते हैं, शुरू में हमें भी डर लगता था कि यार बहुत ज़्यादा आ गए, हमारा काम नहीं होगा, कैसे हम करेंगे, सब चीज़ें मैनेज कैसे करेंगे। फिर अब ऐसा लगना है कि हाँ ठीक है आने दो, हम लोग को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शुरू में हर किसी के लिए एक अपना रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है जब पेशेंट आ गया तो, कि कुछ पेशेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं जो हमें समझ आता है कि बहुत ही डिमांडिंग है, मतलब बहुत ही आपको हाथ पैर अपने यूज़ करने पड़ेंगे पेशेंट को रिवाइव करने के लिए। तो उस टाइम हमें ऐसा लग रहा होता है, उस टाइम हमारी भी शुरू में सांसें फूल जाती थी, पर अब ऐसा लगता है कि चलो जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना मज़ा है, मतलब जितना ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगी कि फिर हम लोग गो थ्रू कर पाएंगे उन सब चीज़ों से। तो शुरू में ऐसा लगता था, फिर अपने आप सब फिर नहीं लगने लगा, फिर नहीं लगता, अब नहीं लगता कि ऐसा कोई केस होगा जो नहीं आया। मैक्सिमम चीज़ें आपको पेशेंट ही सिखाता है, अगर मैं बोलूं पेशेंट ही आपको सब कुछ सिखाता है। मतलब सेकेंड ईयर में भी अभी हम लोग को 4th मंथ हो गया ऑलमोस्ट, हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से किताबें के थ्रू गो थ्रू नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़। मोस्टली हमने चीज़ें सीखी है वो पेशेंट से ही सीखी है, जो सीखी है वो सीखी है। सर जैसे कि आप UG में हमारे थोड़े एग्ज़ाम होते हैं, फिर जो भी हम प्री फाइनल फाइनल ईयर के देते हैं, तो क्या PG रेसिडेंसी में कोई उससे जैसे कुछ आपके थोड़े एग्ज़ाम भी होते हैं क्या, जैसे आपका यहाँ
ईयर ऑफ द एंड आपके एग्जाम हो रहे हैं या हाँ। फिर प्रैक्टिकल भी हो कुछ, ऐसा कुछ होता प्रैक्टिकल है? तो आपका रोज ही होता है। आप अपने सीनियर को कोई केस प्रेजेंट करते हो तो आप एक तरह से प्रैक्टिकली दे रहे हो उसे, या आप अपने कंसल्टेंट को कोई केस प्रेजेंट करते हो तो प्रैक्टिकल तो रोज ही होता है। लेकिन थ्योरी एग्जाम हमारी हर 3 या 6 मंथ में होती है हमारी हर, उसमें अलग अलग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें लिखना होता है, वो हमारी प्रैक्टिस में हमें होती है हमारे यहाँ इधर पे। तो चलो, मैं मतलब वही चीज जानना चाह रहा था कि मतलब हम्म। क्या है कि सिर्फ फाइनल आप थर्ड ईयर पीजी में जाते हो तभी एग्जाम होता है? नहीं नहीं, हर 3 मंथ में होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर? फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हर 3 मंथ में एग्जाम होती है आपकी। आपको बता दिया जाता है कि ये सिस्टम Okay, हम sir. पूछेंगे, तो आप प्रिपेयर। प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपकी रोज ही हो रही होती है, तो रोज ही फिर होती है। उसके लिए कोई अलग एग्जाम नहीं होती। कोई ऐसा फनी केस जिसको आप देखने को, जो आज तक भी आपको, जब भी आप उस केस के बारे में सोचते हो यार वो सच में बहुत फनी केस था, मतलब आज भी उसको केस को मैं, अगर आप मुझे ही बता रहे हो तो आप बताने से पहले हंस दोगे, ऐसा हाँ कोई होते केस हैं है? ऐसे, बहुत ही हुए हैं। मतलब एक केस ये था कि एक पेशेंट स्नेक बाइट वाला था। हाँ, तो एक बच्चा ही था, 16-17 ईयर्स का बच्चा होगा, उसकी दादी माँ उसको लेके आई थी। हाँ, अब स्नेक बाइट पे पहले सवाल हमारा यही रहता है कि स्नेक बाइट हमें रूल आउट करना था, पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। okay. पहले तो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम देखो, मान लो साइंस एंड सिम्टम लेट डेवलप होते तो आप इस पे भी रिलाई नहीं कर सकते। कोई पेशेंट बहुत ही कॉन्शियस है लेकिन 1 घंटे बाद उसको सिम्टम्स आने लगे, तो आप उस पर भी इमीडिएट रिलाई नहीं कर सकते कि फिर आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो कि नॉन पॉइजनस था या पॉइजनस था। तो हमने उससे पूछा था कि पॉइजन कैसा था सांप, तो उसने आईसीयू में सांप निकाल के ही छोड़ दिया था। साथ में लेके आई थी पॉलीथीन में पैक करके। अरे बाप रे, तो ऐसे केस होते हैं, बहुत ही फनी इंसिडेंट। तो फिर तो ये तो पूरा एक ही माहौल है। एकदम वो हो गया होगा है? हाँ लेकिन वो मार के लाई थी उसको, ऐसा? बोली कि बाप रे। मेरे पोते को मार दिया तो मैं भी इसको मार के, फिर हमारे सामने से खड़ा करके रख दिया उसको। और वो भी आईसीयू में सारे पेशेंट के बीच में। जो फर्स्ट जनरेशन होती हैं, जैसे अभी आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो तो उससे पर्टिकुलर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि मैं लिख के भी लाया हूँ कि मतलब अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन, अमंग दिस विच स्टेप हैव मोर एडवांटेज व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ और आवर मेडिकल बैकग्राउंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट। जैसे कि मैं बात करूँ कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना, या फिर मतलब कोई गवर्नमेंट मेडिकल में एज अ प्रोफेसर या फिर कंसल्टेंट, खुद की ब्रांडिंग है, नेमिंग है, खुद का फेम बनाना, या फिर लास्ट में अपना खुद पर्टिकुलर कोई क्लिनिक खोलना, अपना फ्रीलांसिंग ऐसा करना। तो ये तीनों चीज़ों में आप मतलब पर्टिकुलर आपकी क्या क्या है कि हाँ आप इस फील्ड में जाना चाहोगे, या फिर लोगों को बोलो कि ये वाला ज़्यादा प्रेफर करें? हमेशा मैं सोचता हूँ कि अगर आप पेशेंट के कंसर्न के हिसाब से सोचो तो गवर्नमेंट बेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हो जिनका कोई नहीं होता ऊपर नीचे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनके पास इतना इनकम सोर्स होता नहीं है कि वो कहीं प्राइवेट क्लिनिक से भी अफोर्ड कर लें, या तो वो गवर्नमेंट में ही आते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि पेशेंट के थ्रू थोड़ी एम्पैथी है और आपको हमेशा सीखना है, क्योंकि गवर्नमेंट में पेशेंट जो आप एज ए डॉक्टर सीखते हो, वो प्राइवेट में पेशेंट से इतना सीख तो चाहते हो, लेकिन वहाँ के पेशेंट ऑलरेडी अवेयर रहते हैं अपने डिजीज़ों के बारे में, जो प्राइवेट में आ रहे होते हैं मोस्टली अवेयर ही रहते हैं, तो वो उनका अच्छे से कंट्रोल, और मतलब कॉम्प्लेक्स इतने नहीं होते हैं। मतलब मैं मानता हूँ गवर्नमेंट के पेशेंट थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन अमंग द पेशेंट्स। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो भी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डेवस्टेटिंग डिजीज़ है, एज अ यंग एज में हो जाती है, और फिर आपको इंसुलिन भी ध्यान रखना है, इंसुलिन को आपको स्टोर भी ढंग से करना है, इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगाना भी आपको आना चाहिए, और अगर आप 1-2 डोज मिस कर जाते हो तो आप फिर डीके में भी लैंड कर सकते हो विद द टाइम, 1-2 दिन भी मिस कर गए तो इतनी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एज ए गवर्नमेंट सीख सकते हो कि आपको यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व करके ही आएंगे आपके पास। वो हमेशा तब आएंगे जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, और जब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब तक बहुत ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। तो सीखने की लर्निंग पर्पज़ के लिए हमेशा गवर्नमेंट्स आर द बेस्ट। नहीं तो फिर भी अगर सर मैं एज अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करूँ, आजकल एआई का आपको पता है, एआई का फेज चल रहा है पूरा, तो कुछ पेशेंट ऐसे भी आपके पास आए होंगे जो पहले से पूरा ज्ञान लेके आए होंगे, सर हमें तो ये है, ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कोई है? हाँ ऐसे आते हैं, मतलब कुछ लोग बहुत ही जो ज़्यादा नॉलेज लेके आते हैं एआई से या चैट तो उन जीपीटी लोगों से। को फिर कैसे डील करते हो आप? मतलब हमारे लिए आसान ही होता है, मतलब हम लोग को तो पता है ना कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, तो मतलब उनको समझाना सबसे टफ होता है, सबसे चैलेंजिंग होता है उन्हें समझाना कि आपको ये नहीं है, आप पढ़ के आए ऑल दो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है, आपको ये है, आपकी रिपोर्ट से आ रही है, तो उनकी काउंसलिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। सर जैसे हम अभी एमबीबीएस करके जस्ट इंटर्न में है, तो या फिर जो एमबीबीएस लोग बच्चे कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, तो उन पर्टिकुलर स्टूडेंट को आपको एज अ पीजी रेसिडेंसी या फिर मेडिसिन से रिलेटेड क्या बताओगे कि आप आगे चल के वो भी लोग मेडिसिन की तरफ जाएं या ना जाएं?
उन पर्टिकुलर एमबीबीएस स्टूडेंटों के लिए, तो कुछ कुछ का पहले से एक मतलब ड्रीम ब्रांच रहती है कि नहीं मुझे तो मेडिसिन लेना है, या फिर कुछ ऐसा टाइम आता है आपके इंटर्न में ही पता पड़ता है आपको कि हाँ मेडिसिन ठीक है, सर्जरी ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक ठीक है, या फिर पहले से अपना ड्रीम ब्रांच लेके चलना वो ज़्यादा बेटर है? मुझे तो लगता है हमेशा इंटर्नशिप में ही आप अगर एक बार सारे मतलब आप जैसे एक होता है कि एक लड़का है वो हमेशा से सोच रहा है कि उसे मेडिसिन लेनी है, हमेशा सोच रहा है, लेकिन उसे कभी आदत डली ही नहीं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करे, और फिर वो उसका हमेशा ड्रीम रहा है कि मेरे को मेडिसिन लेना है, और वो सीधे सडन फर्स्ट ईयर में आके आप अगर आप पीजी फर्स्ट ईयर में आके आप अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मेडिसिन लेनी थी, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग हो जाता है कि मैंने जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा है कुछ भी। तो मैं मानता हूँ हमेशा कि इंटर्नशिप में आप सारे डिपार्टमेंट विजिट करो, वहाँ पे देखो, और वहाँ पे अपने आप को इमेजिन करो कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट में होता तो मैं क्या कर रहा होता, कैसे मैं काम कर रहा होता। अपने आप चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी 10 दिन में। अगर आप 7-8 दिन भी काम करोगे हर एक डिपार्टमेंट में, तो 10th डे पे आपको समझ आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लायक है या नहीं है, क्योंकि आप एजम्पशंस या उस पर नहीं रिलाई कर सकते कि अपने इंट्यूजन्स पे कि हर चीज़ बहुत ही आसान है कि चलो मेडिसिन मेरी ड्रीम ब्रांच है, मुझे मेडिसिन लेना है, सर्जरी मेरी ड्रीम ब्रांच है, मुझे सर्जरी लेना है। ऐसे नहीं होता, आपको देखना होता है कि कहाँ कहाँ क्या काम है, कहाँ अप्लाई करो, हाँ, कहाँ कितना आप खुद कितने से काम आवर्स कर आप पा रहे हो। जाग पा रहे हो, कितना आप हम्म, अपने आप को स्ट्रगलिंग फेज में देखना चाहते हो आगे जाके, तो वो हमेशा इंटर्नशिप के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका खुद पेशेंट से एक्सपोजर पहली बार एज अ डॉक्टर आपका पहली बार होता है। आप सैंपल्स ले रहे होते हो, आप कभी कभी बीपी भी ले रहे होते हो, आप पेशेंट को देख रहे होते हो कि कैसे डील कर रहे हैं। पहला जो फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा आपका इंटर्नशिप में हो रहा होता है, तो पेशेंट से कम्युनिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें हमेशा इंटर्नशिप में ही पता चलता है। सर तो जैसे अभी इंटर्नशिप के बारे में आपने बताया, जैसे हमको भी इंटर्नशिप में कुछ चीज़ सीखनी चाहिए, तो जैसे पर्टिकुलर मैं अपने लिए या फिर बाकी सभी इंटर्न लोगों के लिए आपकी तरफ से कुछ एडवाइस मांगूंगा फिर कि हाँ इंटर्नशिप में आपको ये चीज़ें थोड़ा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है ऐसा? इंटर्नशिप में मेनली जैसे अगर आप मतलब मेडिसिन में पोस्टेड हो तो आप एक केस देखो, सिकल सेल एनीमिया का केस है, पढ़ा, क्राइसिस देख लिया एक बार आपने कि सिकल सेल एनीमिया है, ऐसे क्राइसिस होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन बोलेगा उसको, बोलेगा कि मेरे को तो सांस लेने में भी दर्द हो रहा है, फिर कभी लोअर लिम्ब पेन बोल रहा है, आपने देखा एक्सरे करवाया तो एविस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर आ गया। सिकल सेल एनीमिया के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर आप ये देख लोगे, पेशेंट को आपने स्टडी कर लिया, आप कुछ ही मत करो, घर जाके सिकल सेल एनीमिया पढ़ लो, क्राइसिस पढ़ लो, आप 5 साल तक तो भूलने नहीं वाले उस चीज़ को। तो ऐसे ही पढ़ाई करो हर सब्जेक्ट में जाके। मेडिसिन में हो तो मेडिसिन की पढ़ाई कर लो, सर्जरी में पोस्टेड हो तो सर्जरी का केस देख लो, कैसे रिपेयर करते हैं। आपको ओटी वोटी में भी अलाउ करते हैं वो, तो अगर आपको अलाउ कर रहे हैं वॉश होके आप जाओ, एक बार देखो कि कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। अपने JR1 या जो JR2 है रिस्पेक्टिव, उनसे जाके पूछो कि हमने कैसे किया, वो आपको बताएगा भी। तो ये सब अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हम लोग ने इंटर्नशिप में इतना हमें एक्सपोजर मिला नहीं, तो उससे हम लोग सिर्फ रटते रहते थे, और फिर हम लोग पीजी पे ब्लेम करते थे कि मेनली रट टू बेस्ड एग्जाम है, कि इसमें याद बहुत रखना पड़ता है। अगर आप एक बार गो थ्रू कर लिए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में आप भूलोगे, तो वो बहुत आसान रहता है फिर आपके लिए। मतलब कुछ जैसे स्टूडेंट है को मतलब उनका पीजी का भी साथ में उनको प्रिपेयर करना है ऐसा थ्रू आउट इंटर्नशिप, तो फिर उन लोगों के लिए भी कि मतलब सिर्फ इंटर्नशिप पे फोकस करें या फिर इस तरह से ओरिएंटेड आप नहीं, पढ़ें? जैसे आप आवर्स डिसाइड कर लो, हाँ। मैं मानता हूँ 24 आवर्स है, मैं आपके 10 घंटे सोने का मान लेता हूँ। 10 घंटे आप सोते हो, जो सबसे ज़्यादा सोता है वो 10 घंटे सो सकता है पूरे दिन में, अभी भी 14 घंटे बच रहे हैं। 14 में 2 घंटा नहाना खाना पीना, 1 घंटा दोस्ती यारी, अभी कितने घंटे बच गए? 10 घंटे फिर भी अभी 10-11 घंटे बच गए। आपकी 8 घंटे की पोस्टिंग, सबसे हेक्टिक पोस्टिंग भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होती आपकी। अभी कितने घंटे बच गए? 4 घंटे। रोज 4 घंटे पढ़ो, कैसे नहीं होता सिलेक्शन? हो जाएगा सिलेक्शन। लास्ट में तो वैसे ही आपको ऑफ मिल जाता है, तो फिर आप उसको आवर्स को एक्सटेंड भी कर सकते हो। और कुछ कुछ जब आपकी जहाँ पे रेडियो, डर्मा ऐसी जगह पोस्टिंग लगती है, तो आपको उससे भी ज़्यादा टाइम मिलता है, उस टाइम को यूटिलाइज कर लो, तो फिर ईजी हो जाता है फिर। तो सर अगर मैं एज परस्पेक्टिव नीट पीजी के लिए बात करूँ तो जैसे पढ़ाई या फिर सोर्स से रिलेटेड, जैसे मेरे जो मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि हमेशा एक ही सोर्स पे स्टिक रहना चाहिए। जैसे आप जैसे कहने मैंने तो हमेशा मैरो यूज़ किया था, मैरो से ही मैंने पूरी प्राइमरी पढ़ाई की थी। मैंने मेन नोट से गो थ्रू किया था, 3rd ईयर से मैं पढ़ने लगा था, पूरे मेन नोट से ही गो थ्रू किया था। फिर जो शॉर्ट सब्जेक्ट रहते हैं उसे रैपिड रिवीजन लिया था, और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जैसे एनाटमी और फिजियो मैंने रैपिड रिवीजन किया था। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, अराउंड मतलब
रफली अराउंड 3 to 4,000, इससे ज़्यादा भी नहीं किया। मेरा ये मानना है शुरू से कि हमेशा क्वेश्चन जो है एकदम लिमिटेड अमाउंट में करो, लेकिन सब याद होने चाहिए। मतलब ज़्यादा नहीं करके, ज़्यादा करके भूल जाओ तो कोई मैटर नहीं करता, मतलब फिर तो मैटर ही नहीं कर रहा है। अगर कम करके याद रखोगे तो हो सकता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर भी सर अगर मैरो से पूछ तो मैरो में सबसे चीज़ क्या अच्छी थी? अगर आपने मैरो से ही करा तो सबसे क्या अच्छा लगा आपको उसमें? सबसे अच्छे मैरो के सब्जेक्ट टेस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे, जैसे अगर आपने पूरा, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपने पूरा पीडियाट्रिक्स पढ़ लिया है तो वो 50 क्वेश्चन में आपका सम अप हो जाता था। बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा उसका क्वेश्चन बैंक का बहुत ही अच्छा, सोर्स भी अच्छे रहते थे और पूरा वो मैरो के सही स्टिक कर रहा होता था, तो वो भी ईजी था। और काफ़ी नीट ओरिएंटेड पेपर बनाते थे वो लोग जो सब्जेक्ट टेस्ट रहते थे। और स्पेशली जैसे सब्जेक्ट टेस्ट और अदर सब्जेक्ट के जैसे ऑब्स गाइनी वगैरह के, सर्जरी हो गया, ये ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट है जिससे अगर आप उन्हीं के थ्रू गो थ्रू हो गए, और उसके बहुत ही मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, तो काफ़ी अच्छा उसमें दिया हुआ है। सो सम अप बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट अगर दे रहे हैं लोग तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है आपके? सब्जेक्टिव टेस्ट और जीटीज भी मैंने हार्डली अराउंड 10 या 11 जीटीज दिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए। लेकिन मैंने उन जीटी को इतना गो थ्रू कर लिया था कि अगर उस जीटी से अगर मैं 10 जीटी दे रहा हूँ तो अराउंड 2000 क्वेश्चन तो मेरा वहीं से हो गया। लेकिन उस 2000 क्वेश्चन में से भी अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, क्योंकि उन 2000 क्वेश्चंस को भी मैं बहुत ही अच्छे से गो थ्रू कर गया था। और ऐसे ही मेरा यही मानना है कि सब्जेक्ट टेस्ट भी हो जाता है तो टोटल 3 to 4,000 हो जाते हैं क्वेश्चन, वो बहुत ही सफिशिएंट है। क्योंकि 200 क्वेश्चन आने, 4000 क्वेश्चन अगर आप बहुत ही अच्छे से गो थ्रू हो जाओगे तो 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन तो इजी, बहुत ही ईजी वैसे ही दिख जाता है। बाकी 50 क्वेश्चंस वो आपके लिए होता है खुद के लिए चैलेंज कि आप कैसे करोगे। Yes, that's a very good explanation. पीजी एस्पिरेंट अभी अगस्त में होने वाला है, 30 अगस्त को नीट पीजी, तो उनके लिए पर्टिकुलर एडवाइस जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको अभी लास्ट के 1 मंथ 1.5 मंथ क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 1.5 मंथ में आपको हमेशा क्वेश्चन बेस्ड ही पढ़ना है। जैसे आप, पर कुछ कुछ लोग का होता है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, अच्छा कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन से भागो मत, उससे लर्निंग पे ही रखो। आपका हमेशा लास्ट एक दिन पहले तक भी आप लर्निंग पे ही रखो उस चीज़ को। अपने आप को एनालाइज मत करो, ओवर एनालाइज मत करो, और ज़्यादा एंशियस फील मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होना है वो हो जाएगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, ठीक है। जो हाथ में लगेगा वो लगेगा हाथ में। तो हमेशा लास्ट डे तक लर्निंग तक पे ही रखो, अपने आप को एनालिसिस पे मत डालो। एनालिसिस लास्ट दिन हो जाएगा आपका। जीटीज आप 2 हफ्ते पहले या 1 महीने तक, 1 महीने पहले मत दो। जो इतना आपने याद कर लिया, आप क्यू बैंक्स या जो आपने ओल्ड जीटीज दिए हैं उनके कस्टम मॉड्यूल्स बना के उन्हीं को रिवाइज करो। जैसे अगर आपने 10 जीटी दे दिए तो आपको 2000 क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया कि 2000 क्वेश्चन इतने गो थ्रू हो जाना है कि उस क्वेश्चन से 2000 क्वेश्चन से अगर आपके क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आप वो उनको, जैसे मैंने अपने जीटीज के क्वेश्चन को 2000-3000 क्वेश्चन थे तो मैंने कम से कम उन्हें 5 टाइम रिवाइज कर लिया था, तो उनके थ्रू जो क्वेश्चन आने थे वो मेरे सही होने ही थे। ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन आ भी गए। अब मेन कंपटीशन हमेशा आपका लास्ट का 50 क्वेश्चन का होता है, 150 से 200 में, उसमें ही कंपटीशन है। वो आपकी पूरी साल भर की मेहनत डिसाइड करता है, और स्मार्ट वर्क आपने कितना किया। हर बार हार्ड वर्क, मैं हमेशा हार्ड वर्क पे बिलीव करता था, लेकिन नीट पीजी में हमेशा ऐसा हुआ कि अब हार्ड वर्क तो है ही, साथ में स्मार्ट वर्क भी है। कैसे आप प्लान कर रहे होते हो, शॉर्ट सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना है। जैसे सबसे ज़्यादा मिथ हमेशा एक इंडियन का ये होता है कि वो फाइनली सब्जेक्ट को ज़्यादा ही वैल्यू दे देता है। Exactly, sir. जैसे वो मेजर टाइम अपना 3 महीना 2 महीना फाइनल ईयर सब्जेक्ट को ही पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे भी, अगर आप ब्रेक भी करोगे ना, तो आप मानो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर को मिला के 120 क्वेश्चन आते हैं। और फाइनल ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 ऑब्स गाइनी, 20 सर्जरी, 20 मेडिसिन, 60 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और शॉर्ट सब्जेक्ट को मिला के 10, तो 70 क्वेश्चन यहाँ बन गए। तो 120, 190 और 10 क्वेश्चन रहते हैं जो पीएसएम वगैरह से, जो हर सब्जेक्ट से अलग अलग इंटीग्रेटेड टाइप रहते हैं। तो हमेशा अगर आप 120 क्वेश्चन, तो उनमें प्रोबेबिलिटी सही होती है। अगर आप उनमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो 120 में से आप 100 से 110 करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप सही कर लोगे। और जो मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्स गाइनी के क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्स गाइनी तो स्कोरिंग है, सर्जरी और मेडिसिन ही हमेशा टेक्टिकल रहता है हमेशा। और उनमें आपके 20 में से भी पर सब्जेक्ट अगर 20 है तो 12-13 तो सब सही कर लेंगे। फिर जो बहुत ही अच्छा पढ़ रहा होता है, जिसका सब कुछ अच्छा है, तो वो 15 तक वो भी श्योरिटी रखता है कि उसके सही हो जाएंगे। हमेशा जो ऑल इंडिया टॉपर और आपके बीच का डिफरेंस रहता है वो 5 क्वेश्चन रहते हैं मेडिसिन सर्जरी के, वो आखिरी के 5, क्योंकि वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही आएंगे। वो आपके उसी टाइम क्लियर होंगे जब आपने जो क्वेश्चन पढ़ा और जो आपको क्लिक किया पहली बार में, उसी से सही होंगे। और उन्हीं क्वेश्चनों में गेम होगा, हमेशा रैंक वही डिसाइड करेंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ से, मतलब आप फाइनल ईयर को सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो ना देके हमेशा आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर पे ध्यान दो।
तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सेकेंड ईयर बहुत ही स्कोरिंग है, फार्मा, बिल्कुल सर। माइक्रो, पैथ और एफएमटी, बायोकेम। एनाटमी हमेशा थोड़ा अनरिलायबल रहा है, लेकिन अगर आप लास्ट के मंथ में शॉर्ट सब्जेक्ट रैपिड रिवीजन से अगर आप एनाटमी को भी अगर ब्रेक करो तो एम्ब्रियोलॉजी से हर साल एक क्वेश्चन आएगा, हिस्टोलॉजी से एक क्वेश्चन आएगा, 4 में से 2 तो आपके पक्के हो गए, और बहुत ही कम होता है, आप पढ़ लो। और बाकी 2 जो रहेंगे वो हमेशा ऐसे आएंगे जिसमें आपको गूगली क्वेश्चन रहेंगे, हमेशा आपको वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे ही डिसाइड करना पड़ेगा, वो इंस्टेंट डिसीजन। तो हमेशा अगर आप ऐसे ब्रेक थ्रू करके पढ़ोगे तो एंजाइटी भी कम होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर को हमेशा सीरियसली पढ़ो, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट को भी पढ़ो, क्योंकि आप हमेशा इंटेंट में फाइनल ईयर पढ़ के आते हो तो आपका वो अच्छा ही रहता है हमेशा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अच्छे से करो तो अपने आप ही सही हो जाएगा चीज़ें। मतलब ये ट्रिक मेरे को अपने फ्रेंड ने बताई थी, उसके बाद से मेरे जीटी में भी इम्प्रूव हुआ और मेरा हर जगह फिर इम्प्रूव हुआ। वरना इसके पहले मैं बहुत ही मेहनत कर रहा था, लेकिन मेहनत से काम नहीं हुआ मेरा। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 440 मार्क्स आए थे, तो फिर मुझे समझ आया कि अब स्मार्ट वर्क भी एड ऑन करना पड़ेगा, फिर उससे बहुत ही हेल्प मिली थी। सर एक लास्ट में एक जो कि हर पॉडकास्ट में एक रैपिड राउंड करता हूँ, उसमें जस्ट आई विल गिव यू जस्ट 1 or 2 सेकंड एंड यू हैव टू आंसर फॉर दैट। सो तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूं तो आपको वार्ड और आईसीयू एंड व्हाई? आईसीयू हमेशा, क्योंकि आईसीयू का जो रहता है आपको इमीडिएट मैनेज करना होता है, हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ही फन रहता है कि वो हमेशा आपको अच्छा लगता होता है कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स दिखेगा पेशेंट का वहीं उसी टाइम, अगर आप बहुत ही जल्दी मेजर्स ले लेते हो तो। सर नो सेक्शन दैट वन थिंग यू कांट सर्वाइव प्रेसिडेंसी विदाउट, कोई कोपीजीज। दैट्स गुड। सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मेडिसिन? दैट just describe in one line or one word. Medicine is the best thing happened in my life. And the last and the most important, the funniest comment that you heard in your residency by patient, consultant or any other co-PGs? और बहुत ही कॉमन है, फनीस्ट तो नहीं, कॉमन है कि आप मेरे बुआ के लड़के जैसे दिखते हो, आप मेरे आंटी के लड़के जैसे दिखते हो। ये बहुत कॉमन है। फनी तो खैर भूल ही जाते हैं, याद नहीं रहते इतने। That's good. Thank you so much, sir, to give us such a wonderful and the realistic answers to us. So maybe this conversation that help that all need PG aspirant, कहीं ना कहीं उनको अपनी एक ब्रांच को अब मेडिसिन ले या ना ले, उनको जरूर हेल्प करे जब भी वो चॉइस फिलिंग करे अपनी। Thank you so much. If you find this conversation valuable to you, please subscribe to my channel and share with your all medicos friends, intern and all NEET PG aspirant. Those are appearing in 2026 for NEET PG, so that he or she can make their decision not regretful. Thank you so much and have a great day.